Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास लेक्चर नंबर 1 में बेटा आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस में कॉन्सेप्ट्स इन होम्योस्टेसिस को। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द जो भी अशिया पाई जाती हैं लाइक वाटर है, एयर है, टेम्परेचर है, जो आपकी सराउंडिंग है वो बनाती है आपका इन्वायरमेंट। सो वी कैन से योर सराउंडिंग इज़ कॉल्ड योर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट होता है दो तरह का, एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और दूसरा है इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल का बेटा लफ्ज़ी मतलब है आउटसाइड और इंटरनल का लफ्ज़ी मतलब है इनसाइड। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दरअसल वो इन्वायरमेंट है जो प्रेजेंट है आउटसाइड द लिविंग बॉडी, यानी आपकी बॉडी के बाहर आउटसाइड जो इन्वायरमेंट पाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सिमिलरली वो इन्वायरमेंट जो कि पाया जाता है इनसाइड द लिविंग बॉडी, यानी आपकी बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट पाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड द इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आउटसाइड द बॉडी, इंटरनल इन्वायरमेंट इनसाइड द बॉडी। अब हम इसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं बेटा? आपको पता है कि आपका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जिसमें हमने वाटर की बात की, जिसमें हमने टेम्परेचर की बात की, हमने एयर की बात की, इसमें ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं, बार बार चेंज होते रहते हैं। आप देखते हो कि एक ही ईयर में आपके पास हर तरह का सीज़न आता है, जिसमें गर्मी आती है, सर्दी आती है, कभी बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, कभी बारिशें बहुत कम होती हैं। तो बेटा इन्वायरमेंट गोज़ टू चेंजिंग्स, यानी ये कंटिन्यूअसली चेंज होता रह रहा है। तो बेटा ये जो चेंजिंग्स हैं वो असल में हार्मफुल हैं फॉर योर इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी उस इन्वायरमेंट के लिए जो आपकी बॉडी के अंदर पाया जाता है। और आपका पर्पस क्या है कि आप अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें उन हार्म्स से जो आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इन वेरी सिंपल वे अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रही हैं हमने उससे अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? उस काम के लिए हमारे अंदर सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड द होम्योस्टेसिस। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं बेटा? होम्योस्टेसिस, जिसके नाम पर ही आपका चैप्टर है। तो बेटा होम्योस्टेसिस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज इट्स अ न्यू टर्मिनोलॉजी। तो बेटा होम्योस्टेसिस असल में एक रेगुलेशन है, एक तरीका है जिसमें आप बैलेंस करते हो, मेंटेन करते हो अपनी बॉडी के अंदरूनी इन्वायरमेंट को, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को। वो किस तरीके से? हमने अभी बात की कि आपका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें बार बार चेंजेस आ रही हैं और उन चेंजेस की वजह से आपका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, जो आपकी बॉडी है, उसके ऊपर नुकसान होता है, उसको हार्म्स आते हैं। उसको बचाने के लिए हम एक मैकेनिज्म करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। तो बेटा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। वो मैकेनिज्म, वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाली फ्लक्चुएशंस, चेंजेस के नुकसानात से, हार्म्स से आप प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को। इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। अब ये होम्योस्टेसिस जो है ऐसा नहीं है कि आपके इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है उस चेंज को आप इंटरनल इन्वायरमेंट में असरअंदाज होने ही ना दें। उसका असर होता है, लेकिन हमने उस असर को रखना होता है इन अ वेरी नैरो रेंज। हमारे अंदर सेट पॉइंट्स हैं, हमने अपने अंदर के कंपोनेंट्स को, जिसमें टेम्परेचर है या वाटर है या सॉल्यूट्स हैं, बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं उनको एक सेट पॉइंट पर रखना है। अगर हम वेरी सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर पर हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसकी रेंज कितनी है? 36.1 टू 37.8, यानी आपकी बॉडी का टेम्परेचर 36.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37.8 डिग्री सेल्सियस तक चेंज हो सकता है। ठीक है। अब बाहर इन्वायरमेंट में मिसाल के तौर पर जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वहाँ पर टेम्परेचर चल रहा है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका नुकसान होगा आपके इंटरनल टेम्परेचर पर। लेकिन
हमने उस नुकसान को इस नैरो रेंज में रखना है, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो 36.1 से 36.2 हो सकता है, 36.1 से 37 तक जा सकता है, 37.8 तक जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 37.9 तक भी नहीं जा सकता, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हार्मफुल। तो बेटा इस तरीके से हम अपनी नॉर्मल जो रूटीन है उसमें हमारे इर्द गिर्द जो टेम्परेचर में या वाटर में या किसी और चीज़ में जो चेंज आ रहा होता है, हम उस चेंज को अपनी बॉडी के अंदर एक नैरो रेंज में रखते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं होम्योस्टेसिस, यानी हम अपने बॉडी को, उसके अंदर के पार्ट्स को, उसके अंदर के इन्वायरमेंट को बाहर के इन्वायरमेंट की फ्लक्चुएशन से बचाते हैं। अब देखना ये है कि जो इन्वायरमेंट है वो हमारी बॉडी के अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको चेंज करता है। ये 3 मेन कंपोनेंट्स को चेंज करता है। ये हमारी बॉडी में वाटर या सॉल्यूट्स को चेंज कर सकता है, टेम्परेचर को बदल सकता है और नाइट्रोजनस वेस्ट को भी बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा किसी और को बदलता नहीं है, और भी बहुत से कंपोनेंट्स हैं, बट दीज 3 आर द मेन कंपोनेंट्स। अब वाटर सॉल्यूट्स आप जानते हैं, पानी या पानी में मौजूद जो नमकियात हैं वो क्या हैं, सॉल्यूट्स। टेम्परेचर से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट असल में बेटा ये वो वेस्ट हैं जो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है आपकी बॉडी में, तो उसके नतीजे में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज़ कॉल्ड द नाइट्रोजनस वेस्ट। इसको आप जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जिनको आपका इन्वायरमेंट चेंज करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज करता है। अगर आपके वाटर एंड सॉल्यूट्स चेंज हो रहे हैं तो उसके लिए आपकी बॉडी कौन सा होम्योस्टेसिस कर रही है उसको देखते हैं। तो वाटर एंड सॉल्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए जो होम्योस्टेसिस आपकी बॉडी में चलता है दैट इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। दैट इज कॉल्ड व्हाट? ऑस्मोरेगुलेशन। एंड यू नो कि ऑस्मो मीन्स वाटर। ऑस्मो किसको हम कहते हैं? वाटर को। तो बेटा असल में आपकी बॉडी में अगर वाटर और सॉल्यूट्स में चेंजेस आ रही हैं तो उसको कंट्रोल किया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है। किस तरीके से? ऑस्मो रेगुलेशन से। और ऑस्मो रेगुलेशन इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक जनरल टर्मिनोलॉजी है और उसकी फर्दर जो आगे टाइप्स हैं उनमें से एक है ऑस्मो रेगुलेशन, जिसमें हम रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं अपने बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट्स को। तो बेटा ऑस्मो रेगुलेशन, इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में भी लिखी है और मैंने एग्जैक्टली वही डेफिनेशन यहाँ पर भी पुट की है। द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर। यानी इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम अपनी बॉडी के अंदर जो सॉल्यूट्स हैं और अपनी बॉडी के अंदर जो वाटर है, अगर उसमें ज़्यादती हो जाती है, एक्सेस हो जाती है या उसमें कमी हो जाती है, तो हम उसको मेंटेन करते हैं। किस तरीके से? ऑस्मो रेगुलेशन के तरीके से। दैट इज़ अ टाइप ऑफ द होम्योस्टेसिस। दूसरी जानिब जो टेम्परेचर है, अगर हम टेम्परेचर को देखें तो टेम्परेचर अगर उसमें तब्दीली आती है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है या टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा होम्योस्टेसिस है? उसको कंट्रोल करने के लिए जो होम्योस्टेसिस है दैट इज कॉल्ड द थर्मो रेगुलेशन। एंड यू पीपल नो कि थर्मो मीन्स टेम्परेचर। थर्मो मीन्स टेम्परेचर। तो थर्मो रेगुलेशन मीन्स टेम्परेचर को रेगुलेट करना, आपकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना। अगर आपकी बॉडी के टेम्परेचर का जो सेट पॉइंट है वो 36.1 से 37.8 डिग्री सेल्सियस तक है, तो उसको मेंटेन करना दैट इज कॉल्ड द थर्मो रेगुलेशन। The maintenance of internal temperature within a tolerable range is called thermoregulation. होम्योस्टेसिस की जो हमारे पास थर्ड कैटेगरी है, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर आने वाले हाई लेवल और लो लेवल को कंट्रोल करने के लिए है, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन वो होम्योस्टेसिस है, वो तरीक़ाकार है जिसमें बेटा हम कंट्रोल करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट की अमाउंट को। डेफिनेशन क्या है? द मैकेनिज्म विच एलिमिनेट्स नाइट्रोजनस वेस्ट,
यानी अगर आपकी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा हो गए हैं तो आपकी बॉडी से उन नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करना, निकालना, रिमूव करना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। तो बेटा इन तीनों तरीक़ों में आप क्या देख रहे हो? पहले तरीके में आप वाटर को और सॉल्यूट को रेगुलेट कर रहे हो। दूसरा तरीका जो थर्मो रेगुलेशन है, इसमें आप टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हो। और तीसरा तरीका एक्सक्रीशन, इसमें आप नाइट्रोजनस वेस्ट को रेगुलेट कर रहे हो। और इन तीनों को हम मिलाकर क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस ये वो तरीक़ाकार है, वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक नैरो रेंज में रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस से प्रोटेक्ट किया जा सके। और उसकी फर्दर हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं: ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन में हम बॉडी के सॉल्यूट और वाटर को बैलेंस करेंगे। थर्मो रेगुलेशन में हम टेम्परेचर को बैलेंस करेंगे अपनी बॉडी के। और एक्सक्रीशन में हम अपनी बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि एक्सेसिव हो जाएंगे, मिकदार में बढ़ जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे, उनको हम रिमूव कर देंगे। अब बेटा इन तीनों टर्मिनोलॉजीज़ को समझने के लिए हम इनकी एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस करते हैं। ऑस्मो मीन्स मैंने क्या बताया था? वाटर। बेटा आपकी बॉडी में मिसाल के तौर पर फ्लडिंग हो जाती है। इट डजेंट मीन कि आपकी बॉडी में सैलाब आ जाता है। इट मीन्स कि आपकी बॉडी में वाटर का कंटेंट जो है वो रेज कर जाता है, हाई हो जाता है। तो अगर आपकी बॉडी में बेटा पानी की मिकदार बढ़ गई है तो आप उसको एक टॉलरेबल रेंज में कैसे लाओगे? आप उसको एक नॉर्मल रेंज पर कैसे लाओगे? आपकी बॉडी क्या करेगी? स्वेटिंग करेगी, आपकी बॉडी में से पसीना निकलेगा जिससे एक्स्ट्रा वाटर रिमूव हो जाएगा। आपकी बॉडी एक्सेसिव यूरिनेट करेगी, बार बार यूरिनेट करने से भी आपकी बॉडी से क्या रिमूव होगा? एक्स्ट्रा वाटर। तो इस तरीके से आप ऑस्मो रेगुलेशन करते हो। अगर आपकी बॉडी में पानी की मिकदार बढ़ जाए तो ऑस्मो रेगुलेशन उसको रेगुलेट कैसे करना है? पसीना निकाल कर और यूरिनेशन करके। दूसरी जानिब अगर आपकी बॉडी में पानी की मिकदार, ऑस्मो मीन्स वाटर, रेगुलेट कैसे करना है? अगर पानी की मिकदार क्या हो जाती है? ड्राइनेस पे पहुंच जाती है, बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है आपकी बॉडी में वाटर की, तो आप उसको कैसे ऑस्मो रेगुलेट करेंगे? आप बेटा पानी को कंजर्व करेंगे, पानी को अपनी बॉडी में बचा के रखेंगे। वो कैसे बचाएंगे? आपकी बॉडी क्या करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगी कि आप यूरिनेशन ना करें, कम से कम यूरिनेट करें ताकि आपकी बॉडी में से वाटर रिमूव ना हो। इसी तरह बेटा हम नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं थर्मो रेगुलेशन की। थर्मो रेगुलेशन में हमने बात की थी कि ये वो होम्योस्टेसिस है जिसमें हम टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं अपनी बॉडी के। तो अगर आपकी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? आपकी बॉडी कूलिंग सिस्टम ऑन कर देगी। आपकी बॉडी अपने अंदर क्या कर देगी? कूलिंग सिस्टम ऑन कर देगी, जिससे आपका टेम्परेचर दोबारा टॉलरेबल रेंज में पहुंच जाएगा। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है, अचानक एकदम से गिरता है, तो क्या होगा? आपकी बॉडी क्या करेगी? अपने अंदर हीटिंग सिस्टम ऑन कर देगी, जिसकी वजह से दोबारा आपकी बॉडी अपनी टॉलरेबल रेंज में पहुंच जाएगी। तो दिस इज़ कॉल्ड द थर्मो रेगुलेशन, जिसमें क्या होता है कि आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है, जो तब्दीली आ रही है, वो आपकी बॉडी पे असरअंदाज नहीं होने दी जाती और उसको एक टॉलरेबल रेंज में रखा जाता है। तीसरी कैटेगरी जो हमने डिस्कस की थी एक्सक्रीशन, जिसमें हम क्या करते हैं? बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो उसमें बेटा एग्जाम्पल हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं कि अगर नाइट्रोजनस वेस्ट आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गए हैं, एक्सेसिव हो गए हैं, तो क्या करेगी आपकी बॉडी? बार बार बहुत गाढ़ा यूरिन प्रोड्यूस करेगी और उसे रिमूव करेगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में से एक्सेसिव एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव हो जाएंगे। इसी तरह अगर नाइट्रोजनस वेस्ट आपकी बॉडी में बन तो रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं बन रहे, नॉर्मल क्वांटिटी में बन रहे हैं, तो उसके लिए फिर कोशिश की जाएगी कि ऐसा यूरिन प्रोड्यूस किया जाए जो कम से कम हो और डाइल्यूट हो, मीन्स ज़्यादा गाढ़ा ना हो, यानी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद ना हो। अब आप पूछेंगे कि यूरिनेशन वाई? बेटा जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है और इस नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए आपकी बॉडी में है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हम
जो हमारे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स हैं इसी चैप्टर में उनको हम पढ़ेंगे और वहाँ पर उनको डिटेल से पढ़ेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरीके से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेटा यूरिन प्रोड्यूस किया जाता है, इस वजह से यहाँ पर आपको यूरिन की एग्जाम्पल दी गई है। अच्छा, नेक्स्ट बचे यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये तो हमने डिस्कस कर लिया होम्योस्टेसिस की आपकी बॉडी इस तरीके से कर रही है, लेकिन ये जो होम्योस्टेसिस की जा रही है इसके लिए असल में आपकी बॉडी में है कंट्रोल सिस्टम्स जो करते हैं होम्योस्टेसिस, जिसमें ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन आते हैं। ये कंट्रोल सिस्टम जो है बेटा वो दो तरह का है। ये कंट्रोल सिस्टम 2 टाइप्स का होता है। एक को हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर। इंट्रा का मतलब क्या होता है? इनसाइड। एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है? आउटसाइड। तो बेटा इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर। तो कंट्रोल सिस्टम जो आपकी बॉडी में लगा हुआ है वो 2 तरह का है। एक कंट्रोल सिस्टम वो है जो आपके सेल के अंदर लगा हुआ है, और एक कंट्रोल सिस्टम वो है जो आपके सेल्स से बाहर लगा हुआ है। बट है किसके अंदर? बॉडी के अंदर। जैसे मैंने ये एक डायग्राम बनाई है, अगर आप इसको समझें तो किस तरीके से ये एक बॉक्स बना हुआ है। ये बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी बॉडी को, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। मिसाल के तौर पर ये बॉक्स को हम एग्जाम्पल कर लेते हैं कि दिस इज़ योर बॉडी, और आपकी बॉडी बनी है सेल से। यहाँ पर मैंने जस्ट 1 सेल शो किया है। तो सेल के अंदर वाला इन्वायरमेंट है इंट्रा सेलुलर, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एक कंट्रोल सिस्टम। इसी तरह सेल से बाहर क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, और यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है? एक कंट्रोल सिस्टम। तो एक कंट्रोल सिस्टम है इंट्रा सेलुलर और दूसरा कंट्रोल सिस्टम है एक्स्ट्रा सेलुलर। ये है बॉडी के बाहर आपका इन्वायरमेंट। दिस इज़ द इन्वायरमेंट दैट इज़ आउटसाइड योर बॉडी। इस बॉक्स के बाहर क्या है? इन्वायरमेंट। अब बेटा इन्वायरमेंट में जो चेंज आता है वो ये है, इतना बड़ा। ये है इन्वायरमेंट में होने वाला चेंज। दूसरी जानिब जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंट्रोल सिस्टम है वो क्या करेगा? वो इस चेंज को बॉडी के अंदर जाकर मिनिमाइज कर देगा। जहाँ इतना बड़ा चेंज था वो इसको क्या कर देगा? कम कर देगा। इसी तरह जैसे ही हम मज़ीद अंदर जाएंगे तो यहाँ पर क्या लगा होगा? इंट्रा सेलुलर कंट्रोल सिस्टम। वो इंट्रा सेलुलर कंट्रोल सिस्टम इस चेंज को मज़ीद कम कर देगा। तो इस तरीके से बेटा वो चेंज जो आपका इन्वायरमेंट में आ रहा है वो ज़्यादा है, बड़ा है, उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, और वो चेंज जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में आ रहा है उसकी रेंज कम है, और वो चेंज जो आपकी इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में आ रहा है उसकी रेंज बहुत ज़्यादा कम है। तो बेटा ये वो कंट्रोल सिस्टम्स हैं जिनके ज़रिए से बाहर इन्वायरमेंट में आने वाले चेंजेस को मिनिमाइज किया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड द होम्योस्टेसिस, और किस में रखा जाता है? नैरो रेंज में। अब ये जो बेटा कंट्रोल सिस्टम है अगर वो आपकी बॉडी में है तो उसको हम क्या कहते हैं? लिविंग कंट्रोल सिस्टम। लेकिन बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर चलते हैं आपकी दूसरी मशीन्स, और उनके अंदर होने वाले कंट्रोल सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं? फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। मैं इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि वो कंट्रोल सिस्टम्स जो आपकी बॉडी में चल रहे हैं दैट आर कॉल्ड द लिविंग कंट्रोल सिस्टम्स, और इसी प्रिंसिपल पर आपकी मशीन्स काम करती हैं। वो लिविंग तो नहीं है, तो उनके अंदर कंट्रोल सिस्टम्स क्या कहलाते हैं? फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। लेकिन इनका प्रिंसिपल क्या है? सेम, एक ही तरीके से काम करती है। कैसे? इन दोनों में बेटा 3 मेन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। इनके 3 मेन पार्ट्स हैं। अब वो 3 मेन पार्ट्स क्या हैं जो लिविंग में भी हैं और फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में भी हैं? नंबर 1 रिसेप्टर, नंबर 2 कंट्रोल सेंटर, नंबर 3 इफेक्टर। रिसेप्टर जो नंबर 1 कंपोनेंट है, जो पहला पार्ट है, उसका क्या काम है? इसको बेटा हम सेंसर भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? ये इन्वायरमेंट यानी बाहर जो इन्वायरमेंट है, जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उसमें आने वाले चेंज को डिटेक्ट करता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है डिटेक्ट चेंज एंड सिग्नल टू द कंट्रोल सेंटर। तो इसका काम क्या होता है? ये बाहर आने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करता है और मैसेज किसको भेज देता है? कंट्रोल सेंटर को। अब दूसरी जानिब जो कंट्रोल सेंटर है वो क्या करता है बेटा? वो उसके आए हुए सिग्नल को, मैसेज को प्रोसेस करता है, उसको समझता है
कि ये मैसेज अगर आया है तो इसके अगेंस्ट कौन सा एक्शन परफॉर्म करवाना है, और वो उस मैसेज को भेज देता है किसकी तरफ, इफेक्टर्स की तरफ। इफेक्टर्स बेटा बॉडी के अंदर वो पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जो काम करते हैं। तो बेटा इसमें जो हमने ये तीनों जो पार्ट्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम है उनको डिस्कस किया है, अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करें तो वो किस तरह से होगा। मिसाल के तौर पर बॉडी में एक रिसेप्टर मौजूद है, बाहर टेम्परेचर हाई हुआ है, वो इस हाई टेम्परेचर को सेंस कर लेता है, उसको पता चल गया कि बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया यानी गर्मी हो गई, तो वो इसका मैसेज किसको भेजेगा, कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर समझेगा कि अगर बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो कंट्रोल सेंटर मैसेज भेजेगा किसको, इफेक्टर्स को। और क्या मैसेज भेजेगा कि तुम क्या करो, कूलिंग सिस्टम ऑन कर दो। और इफेक्टर्स बेटा एक्शन प्रोड्यूस करेंगे और आपकी बॉडी में कूलिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर बाहर 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया था तो वो आपकी जब बॉडी पर असरअंदाज होगा तो वो इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में कौन सा सिस्टम शुरू हो गया है, कूलिंग सिस्टम। तो 45 डिग्री से वो कूलिंग सिस्टम आपके टेम्परेचर को कहाँ पर सेट कर देगा, दोबारा से 36 से 37 के राउंड अबाउट। तो बेटा यही तरीका है, यही प्रिंसिपल है जिस पर फिजिकल कंट्रोल सिस्टम भी चलता है। मिसाल के तौर पर आप एक रूम में बैठे हैं और वहाँ पर एक एयर कंडीशनर है। अब वो एयर कंडीशनर क्या करेगा, उसमें लगा हुआ है एक रिसेप्टर। अगर गर्मियाँ हैं तो वो रिसेप्टर महसूस करेगा कि बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। जब टेम्परेचर बाहर बहुत ज़्यादा होगा तो वो मैसेज भेजेगा कंट्रोल सेंटर को, और कंट्रोल सेंटर मैसेज भेजेगा इफेक्टर को, ताकि क्या शुरू हो जाए, कूलिंग शुरू हो जाए। और आपके रूम का टेम्परेचर थोड़ी ही देर बाद क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा, यानी आपको गर्मी महसूस नहीं होगी।